दोस्तों नमस्कार। नवंबर 2024 जुहाई एयर शो में चाइना ने अपने कथित 6th जनरेशन फाइटर जेट का फुल स्केल मॉडल पेश किया, जिसे व्हाइट एम्परर या बैदी नाम दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये वाकई चाइना का अगली पीढ़ी का फाइटर जेट है या फिर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट नानतियन मेन के दावे किए गए रिसर्च इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो फ्यूचर एविएशन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट इतना एडवांस है तो 26 दिसंबर 2024 को जब दो संभावित एडवांस प्रोटोटाइप की फ्लाइट की पिक्चर्स और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए तो उनका डिजाइन जुहाई एएसओ 2024 में दिखाए गए व्हाइट एम्परर मॉडल से इतना अलग क्यों था? क्या चाइना दो अलग अलग 6th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है या फिर ये किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? ये माना जा रहा है कि ये नए प्रोटोटाइप्स चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन क्या वाकई ये उतने एडवांस हैं जितना दावा किया जा रहा है? ये माइलस्टोन चाइना की एडवांसिंग एरोस्पेस कैपेबिलिटीज और फ्यूचर एयर कॉम्पैक्ट में ग्लोबल सुपर पावर्स को टक्कर देने की उसकी एम्बिशन को दर्शाता है। लेकिन क्या ये दुनिया की बाकी सुपर पावर्स खासकर अमेरिका को वाकई टक्कर दे सकता है या फिर ये सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए पॉलिटिकल गेम है? Moving on, China has begun testing a cutting-edge 6th generation fighter jet capable of operating in space. According to reports, codenamed Buddy or White Emperor, this advanced aircraft is designed as an integrated space air. चाइना ने मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में तेजी से प्रगति की है, खासकर ग्लोबल आर्म्स रेस में जहां बड़ी ताकतें एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ने डिफेंस और एविएशन सर्कल में काफी चर्चा बटोरी है। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स और स्टेट कंट्रोल मीडिया इसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी और न्यू एरा ऑफ चाइनीज एयर डोमिनेंस बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अक्सर हाइप और रियलिटी के बीच बड़ा अंतर होता है। चाइना का मकसद यूएस और रसिया की मौजूदा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस स्टील्थ, हाइपरसोनिक स्पीड्स, एडवांस वेपनरी और अन्य नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स की असली क्षमताएं अब भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के इस अंतर को समझना जरूरी है ताकि चाइना की एम्बिशन का असली असर ग्लोबल एविएशन और डिफेंस स्ट्रेटेजीज पर आंका जा सके। अगर ये 6th जनरेशन फाइटर्स सफलता पूर्वक विकसित और तैनात हो जाते हैं तो इससे ग्लोबल डिफेंस बैलेंस बदल सकता है और बाकी मेजर पावर्स की स्ट्रेटेजी और कैपेबिलिटीज पर प्रभाव पड़ेगा। चाइनीज प्रोटोटाइप्स, दो एडवांस जेट प्रोटोटाइप्स को चाइना के एरोस्पेस में उड़ते देखा गया, जो उसकी मिलिट्री एविएशन डेवलपमेंट में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। पहला जेट, जिसे चाइनीज सोशल मीडिया पर चेंग 6 कहा जा रहा है, चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने विकसित किया है। इसमें टेललेस डायमंड शेप्ड मॉडिफाइड डेल्टा विंग डिजाइन है, जिससे इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटीज और एरोडायनामिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका एयर फ्रेम इंटरनल पेलोड स्टोरेज के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और इसका अंडर साइज YF-23 जैसा लगता है। खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट 3 इंजन कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करता है, जिसमें एयर इंटेक्स फ्यूजलाज के ऊपर स्थित है। संभावना है कि चाइना के अंडर पावर्ड इंजन की वजह से ये 3 इंजन डिजाइन अपनाया गया हो या फिर 3rd इंजन हाई स्पीड स्पेस ऑपरेशन के लिए रखा गया हो। ये एयरक्राफ्ट हाई फ्यूल, वेपन लोड और लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके डिजाइन से संकेत मिलते हैं कि इसे लॉन्ग रेंज मिशंस, हाई स्पीड फ्लाइट, हैवी पेलोड ऑपरेशन जैसे हैवी टैक्टिकल फाइटर या रीजनल बॉम्बर मिशंस के लिए विकसित किया जा रहा है। दूसरा प्रोटोटाइप सेन 6, जिसे सेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन से जोड़ा जा रहा है, ये भी टेललेस डिजाइन अपनाता है, लेकिन इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है और इसका लेआउट चेंगडू वालों प्रोटोटाइप की तुलना में ज्यादा कन्वेंशनल है। इसमें कुछ फीचर्स यूएस F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट से मिलते जुलते हैं। ये एयरक्राफ्ट स्टील कैरेक्टरिस्टिक पर ज्यादा फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि इसे रडार डिटेक्शन से बचाया जा सके। ये एक लो ऑब्जर्वेबल F-35 स्टाइल मल्टी रोल फाइटर हो सकता है, जो हाई मैन्युअरेबिलिटी को बनाए रखते हुए रेंज से समझौता नहीं करता। संभावना है कि इसे J-20 के सप्लीमेंट के रूप में एक मास मैन्युफैक्चरेबल सेकेंड टीयर फाइटर के तौर पर विकसित किया गया हो।
हो। सेन 6 के डिजाइन, स्टील्थ क्षमता और हाई स्पीड परफॉर्मेंस इस ओर इशारा करते हैं कि इसे मल्टी रोल ऑपरेशंस, खासकर कैरियर बेस्ड मिशन के लिए उपयुक्त बनाया गया है। इन दोनों प्रोटोटाइप्स का एक साथ विकास चाइना की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स के डाइवर्सिफाइड फ्लीट को हासिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि ये भी संभव है कि ये दो अलग अलग कंपनियां एक ही प्रोजेक्ट पर बिड कर रही हों, लेकिन इनके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW में दिखने वाला अंतर इनके अलग अलग मिशन रोल्स की ओर इशारा करता है। ये दोनों प्रोटोटाइप्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव होने के बजाय कॉम्प्लीमेंट्री लगते हैं। जहां चेंगडू प्रोटोटाइप का डिजाइन JHXX टैक्टिकल फाइटर बॉम्बर के कॉन्सेप्ट से ज्यादा मेल खाता है, वहीं शेनयांग प्रोटोटाइप के फीचर्स इसे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज देने पर फोकस करते हैं। दोनों एयरक्राफ्ट्स में 6th जनरेशन फाइटर डिजाइन के प्रिंसिपल अपनाए गए हैं, जिसमें एडवांस स्टील्थ शामिल है और ये लगभग तय है कि इन्हें अनमैन्ड सिस्टम और नेटवर्ल्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये क्रूड ऑप्शनली क्रूड है या इन्हें अनक्रूड रखने के इरादे से डिजाइन किया गया है, लेकिन फिलहाल टेस्ट फेज के लिए इनमें पायलट्स शामिल किए गए हैं। हाई BS रियलिटी, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट मीडिया ने अब तक इन एयरक्राफ्ट्स की स्पेसिफिकेशन या कैपेबिलिटीज को आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया है। ये चाइना के मिलिट्री एडवांसमेंट्स को लेकर अपनाए जाने वाले सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप ही हैं, जहां डिटेल्स तब तक विथहोल्ड की जाती है जब तक वहां की गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे दे। जानकारी का ये कंट्रोल्ड डिसेमिनेशन जानबूझकर किया गया लगता है, ताकि चाइना की मिलिट्री एविएशन एडवांसमेंट पर डिस्कशन और स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिले। ऑफिशियल कंफर्मेशन के अभाव में इन एयरक्राफ्ट्स की असली कैपेबिलिटीज और पर्पस अभी भी स्पेकुलेटिव बने हुए हैं। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइलेंस कई तरह की इंटरप्रेटेशन और एनालिसिस के लिए जगह छोड़ती है, जिससे इन एयरक्राफ्ट्स की ऑब्जेक्ट नेचर और इनका ग्लोबल मिलिट्री डायनेमिक्स पर पड़ने वाले असर को समझना मुश्किल हो जाता है। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की रियलिटी को हाइप के बीच परखने के लिए एक मेटिकुलस एनालिसिस जरूरी है, जिसमें उपलब्ध एविडेंस चाइना की व्यापक मिलिट्री कैपेबिलिटीज और इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को ध्यान में रखा जाए। ये स्क्रूटनी जरूरी है ताकि फैक्ट और एक्सरेशन के बीच अंतर किया जा सके और ये समझा जा सके कि चाइना की एविएशन का ग्लोबल एविएशन और डिफेंस स्ट्रेटेजीज पर असली असर क्या होगा। दो अलग अलग 6th जनरेशन प्रोटोटाइप्स, एक चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन और दूसरा शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा विकसित की उड़ाने की खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियोस और इमेजरी, साथ ही एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स इन दावों को सब्स्टिट्यूट करती है। चाइना ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स, हाइपरसोनिक वेपन और एडवांस सेंसर सिस्टम शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन फाइटर की आवश्यकताओं से मेल खाती है। प्रोटोटाइप्स और चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वास्तविक हैं। चाइना एरोस्पेस कैपेबिलिटीज में तेजी से प्रगति कर रहा है और इसका 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एक क्रेडिबल एफर्ट है जो कटिंग एज एयरक्राफ्ट विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। इन एयरक्राफ्ट डिजाइन में 6th जनरेशन फाइटर कॉन्सेप्ट्स को अपनाया गया है, जैसे टेललेस शेप्ड, एडवांस स्टील्थ फीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन की संभावनाएं। चेंगडू प्रोटोटाइप का 3 इंजन कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर थ्रस्ट और एनर्जी जनरेशन पर फोकस करता हुआ दिखता है, संभवतः डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या एडवांस सेंसर सिस्टम्स के लिए। पोटेंशियल ओवरक्राउडिंग, चाइना की मिलिट्री अक्सर हाई प्रोफाइल अनवीलिंग्स का उपयोग अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाने के लिए करती है, लेकिन ये इमीडिएट रेडीनेस को दर्शाने वाला संकेत नहीं भी हो सकता है। एडवांस एयरक्राफ्ट्स को पब्लिसाइज करने से नेशनल प्राइड को बढ़ावा मिलता है और एडवर्सरीज को डिटर करने में मदद मिलती है, जिससे एयर कॉम्बैट में पैरिटी या सुपरियरिटी की धारणा बनाई जा सकती है। इतिहास देखें तो चाइनीज डिजाइन अक्सर मौजूदा फॉरेन डिजाइन से इंस्पायर्ड रहे हैं। डेवलपमेंट की स्पीड ये भी दर्शा सकती है कि इसमें रिजर्व इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स या स्पेकुलेटिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया गया है। कुछ क्लेम्स जैसे सीमलेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, स्वार्म कंट्रोल ऑफ ड्रोन या फुली फंक्शनल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स अनवेरिफाइड हैं और ऑपरेशन से ज्यादा इंस्पिरेशनल हो सकते हैं। चाइना की 6th जनरेशन फाइटर्स को मास प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज अभी भी अनसर्टेन है, खासकर इंटरनेशनल सैंक्शन और टेक्नोलॉजिकल बॉटलनेक्स जैसे डोमेस्टिक जेट इंजन रिलायबिलिटी के कारण।
कॉम्परेटिव कैपेबिलिटी एनालिसिस। ग्लोबल रेस में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। चाइना के इमर्जिंग 6th जनरेशन फाइटर्स की तुलना यूएस, यूरोप और रसिया के प्रोग्राम से करने पर रणनीति, टेक्नोलॉजी और प्राथमिकताओं में अंतर साफ दिखता है। चेंगडू और शेनयांग के प्रोटोटाइप्स टेललेस डिजाइन पर आधारित हैं, जो रडार क्रॉस सेक्शंस को कम करते हैं और स्टील्थ कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाते हैं। चेंगडू वर्जन में कथित तौर पर डायमंड शेप्ड डेल्टा विंग और 3 इंजन कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी एबिलिटी और एनर्जी मैनेजमेंट को बढ़ा सकता है। ये पैसिव स्टील्थ पर फोकस करते हैं, जिसमें कोटिंग्स और शेपिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। USANGAD प्रोग्राम मल्टी स्पेक्ट्रम स्टील्थ रडार, इंफ्रारेड और अकास्टिक को इंटीग्रेट करने की संभावना है। एडवांस मटेरियल्स और एक्टिव स्टील्थ सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। इसमें वेरिएबल जियोमेट्रिक विंग्स और एक्सट्रीम एजिलिटी एनहांसमेंट हो सकते हैं। यूरोप FCAS टेम्पेस्ट स्टील्थ पर फोकस के साथ लो ऑब्जर्वेबिलिटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थर्मल स्पेक्ट्रम में विस्तारित किया गया है। हाईली मॉड्यूलर डिजाइन जिन्हें मिशन की जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है। रसिया MiG-41 पाक DP पारंपरिक स्टील्थ के बजाय स्पीड और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी गई है। हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज होने का दावा किया गया है। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर्स की रियल कैपेबिलिटीज अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि चाइना एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में तेजी से इनोवेशन कर रहा है। हालांकि हाइप और रियलिटी के बीच फर्क करना जरूरी है, ताकि ग्लोबल डिफेंस स्ट्रेटजीज और मिलिट्री बैलेंस पर इसके असल प्रभाव को समझा जा सके। सेंसर और एवियोनिक्स चाइना सेंसर फ्यूजन और बैटलफील्ड नेटवर्क्स में इंटीग्रेशन पर जोर दे रहा है। इसमें AI के शुरुआती इम्प्लीमेंटेशन होने की संभावना है, जिससे डिसीजन सपोर्ट में मदद मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके प्रोटोटाइप्स का फोकस लॉन्ग रेंज सेंसर डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर है। US प्रोग्राम में एडवांस सेंसर फ्यूजन और रियल टाइम डेटा शेयरिंग की क्षमता होगी, जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड होगी और AI द्वारा सपोर्टेड होगी। इसमें एडवांस क्वांटम रेडार्स और रेजिलिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल होने की संभावना है। यूरोपीय FCAS प्रोग्राम में सेंसर फ्यूजन और कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज पर फोकस किया गया है। रसिया का फोकस एडवांस सेंसर इंटीग्रेशन पर कम स्पष्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा रहा है, लेकिन लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम्स पर इसका ध्यान ज्यादा रहा है। वेपन सिस्टम्स चाइना संभवतः लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स जैसे लेजर्स को इंटीग्रेटेड करेगा। ये अनमैन्ड विंगमैन और ड्रोन स्वामर्स को फायर पावर बढ़ाने के लिए उपयोग करेगा। US डिजाइन्स में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स और माइक्रोवेव सिस्टम्स की प्रमुखता होगी। साथ ही एडवांस एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स होंगे, जिसमें हाइपरसोनिक और लूटिंग कैपेबिलिटीज हो सकती है। FCAS का फोकस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के साथ कोऑपरेटिव एंगेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज पर रहेगा। रशियन डिजाइन मुख्य रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाई स्पीड इंटरसेप्टर वेपन्स पर केंद्रित होगा। AI और ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज चाइना शुरुआती चरण में AI को डिसीजन मेकिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपनाने की संभावना रखता है। इसमें सेमी ऑटोनोमस ऑपरेशंस और अनमैन्ड सिस्टम्स का कंट्रोल शामिल हो सकता है। US को AI और ऑटोनोमस सिस्टम्स में बढ़त हासिल है, जिससे ये कॉम्बैक्ट मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है और ड्रोन स्वॉमर्स को कंट्रोल कर सकता है। यूरोपीय फोकस मुख्य रूप से कोऑपरेटिव AI पर है, खासकर मल्टी प्लेटफॉर्म नेटवर्क्स, फाइटर्स, ड्रोन और ग्राउंड सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए। रसिया AI इंटीग्रेशन में कम विकसित है, लेकिन ये सरल है और मजबूत ऑटोनोमस फीचर्स को प्राथमिकता दे सकता है। रेंज और एंड्योरेंस चाइना के 3 इंजन डिजाइन से संकेत मिलता है कि इसका फोकस एक्सटेंड रेंज और मिशन एंड्योरेंस पर है। ये वेस्टर्न पैसिफिक और उससे आगे डोमिनेट करने की रणनीति अपना सकता है। US प्रोग्राम को ग्लोबल रीच के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एरियल रिफ्यूलिंग और एक्सीडेंट रेंज कॉम्बैक्ट की क्षमता होगी। यूरोपीय प्रयास मुख्य रूप से रीजनल मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट क्षमताएं भी रख सकते हैं। रसिया का प्राथमिक फोकस हाई स्पीड इंटरसेप्ट मिशन पर होगा, न कि एंड्योरेंस पर। कोऑपरेटिव फोर्सेस एंड वीकनेसेस चाइना की 6th जनरेशन फाइटर्स अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है। प्रोटोटाइप्स का परीक्षण 1 दशक या उससे अधिक ले सकता है। ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए व्यापक टेस्टिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी। यदि कोई बड़ा झटका नहीं लगता तो 2035 तक पहला फुली ऑपरेशनल स्क्वाड्रन तैयार हो सकता है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाइना का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम अमेरिका और अन्य देशों की एयर सुपीरियरिटी को चुनौती दे सकता है। ये ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और ईस्ट
चाइना सी में चाइना की ताकत को बढ़ा सकता है। यूएस को अपने सहयोगी देशों जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और भारत को अधिक सैन्य समर्थन देना पड़ सकता है। डिफेंस बजट में वृद्धि और एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने के प्रयास बढ़ सकते हैं। चाइना की 6th जनरेशन फाइटर्स टेक्नोलॉजी वैश्विक एयर पावर डायनेमिक्स को बदल सकती है। एआई, स्टील्थ और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके एयर कॉम्बैट डोमिनेंस हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यूएस का NGAD प्रोग्राम जॉइंट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और ब्रांड टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम्स पर केंद्रित है। यूरोपियन प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है, लेकिन फंडिंग चुनौतियों के कारण देरी हो सकती है। यह सिर्फ एयरक्राफ्ट की दौड़ नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम्स की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें हर देश अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निवेश कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट कब तक बना पाएगा? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।